नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आप सभी के साथ इस वीडियो में आप सभी के साथ बात होने वाली है एक और नए जॉब के बारे में, जो आप सभी के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि जो भारत सरकार के अंदर एक और सरकारी जॉब जो है आपके लिए आ चुकी है। ये जो वीडियो है आपसे काफ़ी समय बाद जो है अब बात हो रही है एक और नए जॉब के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, जिसके अंदर 553 लोगों को लिया जा रहा है इस जॉब के लिए, जो कि एक सरकारी जॉब है पूरे भारत के अंदर। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ सारा कुछ बात करूंगा इस जॉब के बारे में, जॉब की एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशंस, नेशनैलिटी और सारे जो भी कंडीशंस होंगे, फॉर्म की फ़ीस और बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे और रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी होंगे इसके नोटिफिकेशन के अंदर इस जॉब के लिए, वो सारा कुछ हम बात करने वाले हैं। मेनली यहाँ पर जो है ये जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, और साथ में इसमें एग्ज़ाम्स आपका लिया जाएगा, एग्ज़ाम्स और उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपको फाइनली ये जॉब मिल रही होगी। लेकिन इस जॉब में जो एग्ज़ाम रहेगा उसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे, कौन कैंडिडेट्स जो ऐसे हैं जो एलिजिबल होंगे इस जॉब के लिए, कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो सारा कुछ जो है हम इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस जॉब के लिए जो है अभी जो है 14 जुलाई से फॉर्म भरे जाने हैं, यानी कि अगर आप चाहें इस जॉब में अप्लाई करना तो आप 14 जुलाई 2023 से इस जॉब के फॉर्म्स को भर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस जॉब के बारे में एक एक चीज़ जो है आप जान सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये आपको दिख रहा होगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पर जब जैसे ही आप आ जाएंगे, ये यूआरएल है जहाँ से आप इस वेबसाइट पे आसानी से पहुँच पाएंगे, जिसके अंदर ही ये जॉब जो है आपकी आई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है ये जॉब। और ये आप देखेंगे नोटिस के अंदर ये रिक्रूटमेंट आ रखा है, इस रिक्रूटमेंट में ही मैं बात करने वाला हूँ। यही आपका लेटेस्ट रिक्रूटमेंट यानी कि नई जॉब जो है वो यही है आपकी, जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो हम एक एक चीज़ इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मेन वेबसाइट है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की, जहां पर आपको आकर अप्लाई करना होगा इस जॉब के लिए। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होते हैं उसकी मदद से भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहां पे नोटिफिकेशन, वेबसाइट्स के लिंक और कब से कब तक अप्लाई करना है, एप्लीकेशन के लिंक और बाकी सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। हालांकि अभी जो एक्टिव नहीं हुआ है एप्लीकेशन लिंक, एक्टिव होते ही वहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में, इसका नोटिफिकेशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक चीज। जैसा आप देख रहे हैं, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक मिनिस्ट्री है। जैसा आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। यानी आप देखें तो इसमें आप अगर 28 या जितने भी राज्य भारत के अंदर हैं, आप वहां से चाहें तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के साथ। मेनली यहाँ पर क्या है, मेनली यहाँ पर ये है आपका, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो आपको जिस जॉब के लिए लिया जा रहा है वो कौन कौन सी पोस्ट रहेंगे उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं पूरा नोटिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन। वो मतलब जो पेटेंट्स जो होते हैं और डिज़ाइंस जो होते हैं, जिसके राइट्स होते हैं लोगों के पास, वो चेक करने का काम जो होता है, एग्जामाइन करने का जो काम होता है, वो सारी पोस्ट इससे रिलेटेड रहेंगे। जो कि ग्रुप ए की गैजेटेड पोस्ट है, यानी कि एक ऐसी पोस्ट है जिसमें जो है आपकी जो है साइन या स्टैंप जो है वो वैलिड होगी। आपके जो है अब आपकी ये वो वाली पोस्ट रहेगी जो कि ग्रुप ए में रहने वाली है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर जो कि लिखा भी हुआ है, यहाँ आप देखेंगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन जो इस जॉब से रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे आप, फॉर्म की फ़ीस क्या है, कितने वैकेंसी तो मैंने आपको बताया ही है अभी। 553 टोटल वैकेंसी है, यानी कि 553 वैकेंसी है। इतने लोगों को यहाँ पर जॉब मिलेगी इस नोटिफिकेशन के दौरान। साथ ही यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो
नेक्स्ट इससे रिलेटेड है एलिजिबिलिटी कंडीशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन यानी वो कि आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनैलिटी है, फिर एज लिमिट है कि कितने से कितने उम्र की सीमा के बीच वाले लोग जो हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन किसको फ़ायदा मिलेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या देखा जाने वाला है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो सारा कुछ जो है यहाँ पर डिस्कस होगा। सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं, ऑल कैंडिडेट आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू रीड दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। मतलब आप इसको सारा पढ़ लीजिएगा, जब आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। साथ ही हम उसको आसानी से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पूरा ना पढ़ना पड़े, शॉर्ट में ही आपको जो है सब कुछ यहाँ पर समझ आ जाए। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि आपका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ही आपको इसको अप्लाई करना होगा इस जॉब के लिए। ऑफलाइन या फिर फिजिकल मोड में या फिर किसी फॉर्म भर के इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट फॉर्म की फ़ीस आपको बता देता हूँ, 1000 रुपीज़ यानी 1000 रुपये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो जनरल समुदाय या कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं वो कैंडिडेट्स। खासकर जो बाकी कैंडिडेट हैं यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी से, एससी एसटी या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट जितने भी होंगे, या फिजिकली हैंडीकैप्ड जैसे कैंडिडेट होंगे जो भी, उनको, और जितनी भी आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स है फ्रॉम ऑल कैटेगरीज। देखिए यहाँ पर एक चीज़ साफ लिख दी गई है कि जितने भी महिलाएं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई करने वाली हैं, उनको ये बात याद रखनी है कि वो उनके लिए 500 रुपीज़ ही रहेगा फीस इस जॉब के लिए। इसमें कोई वो नहीं है कि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप इसके लिए जो है यहाँ पर 500 रुपीज़ में जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगी। रिलैक्सेशन आपको बता देता हूँ, आपको मैंने एज में तो फीस में तो आपको बता ही दिया रिलैक्सेशन। साथ में यहाँ पर जो एज में रिलैक्सेशन होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया तो वैकेंसी यहाँ पे आपको टोटल बताई जैसे मैंने, वही वैकेंसी रहेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रुप ए गैजेटेड जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगी, और यहाँ पर लेवल 10 की जो है यहाँ पर सैलरी है यानी कि 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में जो है सैलरी आपकी रहेगी। साथ में आपको कुछ अलाउंस रहेंगे, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अलाउड होंगी, जैसे कि शायद हो सकता है यहाँ पर आपको जो है रेंट जो है वो ना देना पड़े, या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर कोई दूसरे जो है बेनिफिट्स यहाँ पर मिले। जो बेनिफिट्स होंगे वो अगर नोटिफिकेशन में होंगे तो हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करने वाले एक कर्मचारी कह लीजिए या फिर एम्प्लॉय को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये है द वैकेंसी आर टेंटेटिव, मतलब कि ये वैकेंसी अभी कंफर्म्ड नहीं है। मतलब ऐसा है कि कुछ वैकेंसी इसमें जो है नंबर्स में चेंज हो सकता है वैकेंसी के, लेकिन आप मान के चलिए कि इतने वैकेंसी तो आपके रहेंगे ही, 500 प्लस वैकेंसी तो फाइनल है आपके। मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पर ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरेंगे इसका तो 14 जुलाई से आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं इसके लिए। और लास्ट डेट जो है इसकी 4 अगस्त है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 अगस्त तक आप फॉर्म भरिए, 14 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं आसानी से, जिसके लिए आपको 20 डेज़ का समय मिल रहा है। यहाँ पर जो है आपका एडमिट कार्ड जो होगा, यहाँ पर आपके 3 पैटर्न है। पहला प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा आपका वो आपका 3 सितंबर को होने वाला है इस जॉब के लिए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर आपको ई एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पे आपको 20 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम मिल जाएगा 14 अगस्त को। नेक्स्ट यहाँ पे रिजल्ट जो है वो भी 10 डेज़ के अंदर आ जाएगा 13 सितंबर को। उसके बाद आपका मेंस का जो एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ पर 18 सितंबर को आएगा, जिसका एग्ज़ाम जो है 1 अक्टूबर 2023 में होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए जानना, वो ये चीज़ है कि आपका मेंस आप तभी देंगे जब आपका जो फर्स्ट स्टेज यानी प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर होगा, जो कि यहाँ पे सीरियल नंबर 4 में लिखा हुआ है। ये एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं, जब इसको क्लियर करेंगे तभी जाके आप इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, नहीं तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। इसका रिजल्ट भी जो होगा वो आपका 15 डेज़ के अंदर आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी एडमिट कार्ड आएगा मेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद, जो कि 22 अक्टूबर को आएगा, और इंटरव्यू उसका जो होगा वो 11 एंड 12 नवंबर को होगा, यानी कि 2 दिन इसका इंटरव्यू चलने वाला है आपका।
इस जॉब के लिए। तो फाइनली आप समझिए, जब आप ये सारे राउंड क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू के बाद आपकी जो लिस्ट आएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उन्हीं को जॉब मिलेगी। सिर्फ अब देखिए 17 नवंबर को जिसका भी नाम लिस्ट में होगा इस जॉब के लिए, उनकी जॉब कंफर्म हो चुकी है इस डिपार्टमेंट में, और बाकियों की नहीं हुई है। तो ये आप समझ सकते हैं, बाकी आपको सारे स्टेज जो है क्लियर करने पड़ेंगे। अब ये है क्या चीज़ जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये देखिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन एंड ट्रेड मार्क्स एडमिनिस्ट्रेटर द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉस रिलेटेड टू पेटेंट एक्ट। जो भी आपके पेटेंट एक्ट होते हैं या फिर डिज़ाइन एक्ट या फिर ट्रेड मार्क्स होते हैं जो कि कंपनियों के पास होते हैं या फिर खुद से जो है लोग लेते हैं, जिसको पेटेंट राइट भी बोला जाता है, अलग अलग चीज़ों के होते हैं। तो उससे रिलेटेड जो है ये डिपार्टमेंट रहेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, कॉपीराइट्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है आपको इन सब का चेक करना होगा। तो वो आपका पेटेंट राइट वो जो है आपके जो है साइन या फिर स्टैम्प के बाद ही जो है वैलिड माना जाएगा। तो वो सारी पोस्ट है यहाँ पर। मेनली यहाँ पर आप देखेंगे एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन के बारे में आपको बता देता हूँ क्लियरली। ये है कि ये जो एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस इज द बैकबोन ऑफ द पेटेंट ऑफिस हु एग्जामाइन द पेटेंट एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 12 ऑफ द पेटेंट एक्ट। ये एक पेटेंट एक्ट था जो कि 1917 में आया, 70 में आया, तब जाके यहाँ पर सेक्शन 12 के अंदर जिसमें ये बताया गया, उसके एक्ट के दौरान ही जो है आपको ये पोस्ट पे लिया जा रहा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। बाकी आप देख सकते हैं आपके पोस्ट से रिलेटेड क्या क्या काम होंगे। हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। वैकेंसी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं पोस्ट। यहाँ पे एक तो आपका बायोटेक्नोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का है, और फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और इन सारे रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है रहेगा। टोटल यहाँ पे आपकी पोस्ट लिखी है, टोटल वैकेंसी लिखी हुई है पोस्ट वाइज की कितनी वैकेंसी जो है उस पोस्ट के लिए रहेगी। तो टोटल 14 तरह की पोस्टें हैं, उसके अंदर अलग अलग वैकेंसी है। टोटल 553 वैकेंसीज है। PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी किसी को सुनने में दिक्कत होना, बोलने में दिक्कत होना या फिर कोई और डिसेबिलिटी होना, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो उसके हिसाब से आपकी भी कुछ सीट्स जो हैं कि कुछ वैकेंसी जो है इस जॉब के लिए वो फिक्स रहने वाली है। जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसको भी होगी, तो उसके अंदर देख लीजिए आप यहाँ पर 7 वैकेंसी उनके लिए है। 7 में से आप देखेंगे तो 6 तो वो है जो कि फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश बिल्कुल, और बैकलॉग यानी पिछले साल वाले जो है वो इस बार आ जाएंगे। अब देखिए ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वालों को भी यहाँ पे बोला गया, उनके लिए वैकेंसी रखी गई है। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी रहेगी। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, नेशनैलिटी में ये है कि आपका इंडियन होना, भारतीय होना जरूरी है, चाहे वो कोई सा भी राज्य हो, किसी भी राज्य से हो आप भारत के अंदर, तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। या फिर आप नेपाल, भूटान जैसे कंट्री से हैं या फिर राष्ट्र से हैं, तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो नेपाल, भूटान जैसे कंट्रियों से हैं, तो उनके लिए बोला गया कि भाई वो 1 जनवरी 1962 या उससे पहले वो अगर इंडिया में शिफ्ट हो गए परमानेंटली, तो वो या फिर उनके जो जनरेशन में पहले लोग रहे थे उनके फैमिली में, तो वो लोग जो है फाइनली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रहेगी बायोटेक्नोलॉजी वाले पोस्ट के लिए। सिंपल ये है कि आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए उस कैटेगरी में, उस सब्जेक्ट के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी या फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी या फिर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट भी चल जाएगा मास्टर डिग्री का। अब देखिए फूड टेक्नोलॉजी में तो बैचलर डिग्री चल जाएगी फूड टेक्नोलॉजी में आपका इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अब कुछ लोग कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ बैचलर डिग्री है, हमने सिर्फ भाई मास्टर नहीं करा है। तो ऐसे में उनको बोला गया है कि किसी पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री रखी गई है, सिर्फ उस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे, मास्टर वाले के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसके लिए मास्टर डिग्री मांगी गई है उस पोस्ट में और उस पोस्ट में बैचलर भी एप्लीकेबल है, तो वो बैचलर में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है, जहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है वहाँ पर मास्टर वाले भी उस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बैचलर पहले से है और मास्टर लास्ट में हुई है। तो ये सब आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग जो है इक्वली है, बैचलर और मास्टर दोनों के हिसाब से जो है इक्वली वैकेंसी जो है यहाँ पे दी गई है आपको। एज लिमिट आपको बता देता हूँ, आप अगर 21 से लेके 35 एज के बीच में अगर हैं
तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर का मिल जाएगा, 5 यानी 40 ईयर्स तक मिलेगा इन केस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप पहले से गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि आप पहले से सरकार के अंदर, भारत सरकार के अंदर किसी ना किसी डिपार्टमेंट में अगर आप जो है काम कर रहे हैं किसी ना किसी पोस्ट पर, तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। और बाकी कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट्स को भी मिलेगा और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को मिलेगा, अगर वो रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे तब। तो यहाँ पर सारे कंडीशंस होते हैं जिसके हिसाब से आपको बताया जाता है कि आप एप्लीकेबल हैं या नहीं है रिजर्वेशन के लिए। तो हमने देखिए सब बात कर ली है, एज की बात कर ली है और साथ में फ़ीस की बात कर ली है, किस चीज़ की जॉब है, पोस्ट क्या है, सब की बात यहाँ पर हो चुकी है। मैं नेक्स्ट यहाँ पर आगे अगर बढ़ूँ तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, पहले प्रीलिम्स एग्जाम, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। 3 स्टेज में एग्ज़ाम होगा या 3 फेजेस में एग्ज़ाम होगा, जिसके बाद आपको जॉब ये मिल रही होगी। डिटेल फेजेस की है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा, इस एग्ज़ाम्स में क्या होगा, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इसमें आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो आपको डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। अब देखिए इस एग्जामिनेशन में क्या होगा, ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। इट विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ क्वेश्चंस आएंगे इस पेपर में। 150 मार्क्स का पेपर रहेगा और इसमें जो अगर आप देखेंगे तो 150 ही क्वेश्चन आएंगे और 2 आवर का जो है आपको समय मिलेगा। मतलब कि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, 150 मार्क के क्वेश्चन है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, सबके लिए ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके बाद आपको उसमें से चूज़ करके जो है आंसर देना है। इसमें एक और चीज़ ये भी है आपकी, जनरल इंग्लिश इसमें 15 मार्क्स का आएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग जो है वो 30 मार्क्स का आएगा। ये सब आप देख सकते हैं, ये मैं प्रीलिम्स का सिलेबस बता रहा हूँ, मेनली यहाँ पे पैटर्न बता रहा हूँ, सिलेबस तो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पैटर्न है कि क्या पार्ट, क्या कौन सा टॉपिक जो है वो कितने मार्क्स का आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, जनरल साइंस भी आएगी 30 मार्क्स की और इस तरीके से आपका जो है पूरा पैटर्न रहेगा। मेनली यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर आपको बताऊँ, maybe about 20 times of the total approximate number of vacancies to be filled through this recruitment process. The minimum qualifying marks in prelim exam. अब देखिए यहाँ पर आपको बोला गया कि 30% मार्क्स अगर आप ले आए प्रीलिम्स एग्जाम में, जैसे कि 150 का आप 30% निकालेंगे तो यहाँ पर जो है 150 का 30% जो है वो 45 मार्क्स हो जाता है। तो अगर आप 45 मार्क्स ले आते हैं इस एग्जाम के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आप इसके ऊपर वाले अगर मार्क्स लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, फिर आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। अगर उससे कम लाते हैं तो आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो है 150 मार्क्स का टोटल प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसमें से आपको उसमें से 30% से ऊपर आपको मार्क्स लाने हैं, यानी कि 45 मार्क्स, और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखा भी हुआ है। फिर आप मेंस देंगे। मेंस में क्या होगा, मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 OMR बेस्ड रहेगा और पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर रहेगा, जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। पेपर 1 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 जो रहेगा वो 300 मार्क्स का रहेगा। 400 मार्क्स का मेंस का एग्जाम होगा, जिसका सिलेबस और पैटर्न यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। उसमें भी आपको बता दिया गया है कितने मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं आपको इंटरव्यू में जाने के लिए। फिर इंटरव्यू जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको पढ़ के जाना है और फिर फाइनली उसमें आप अगर पास कर लेते हैं, फिर आपका फाइनल जो लिस्ट होगा उसमें अगर आपका नाम होगा तो फिर आपको ये जॉब मिल जाएगी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता देता हूँ, ये जो है इंटरव्यू शैल बी इंग्लिश ओनली। देखिए यहाँ पर मेंस और प्रीलिम्स और इंटरव्यू तीनों के तीनों इंग्लिश में होने वाले हैं, तीनों चीज़ें इंग्लिश में होंगी। तो ये आपको बता दिए। सीनियोरिटी लिस्ट मतलब ये होती है, अ कॉमन सीनियोरिटी लिस्ट इज वेरियस डिसिप्लिन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड बाय नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर है जो कि फॉर्मूला है, जो कि यूज़ किया जाता है आपके मार्क्स को बताने के लिए, आपकी लिस्ट बनाने के लिए, फाइनल लिस्ट के लिए। तो वो ये फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके जो है, ये वाला फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके आपका जो है लिस्ट बनेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके कि भाई यहाँ पर कोई एग्ज़ाम सेंटर में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर्म भरते में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम सेंटर आप जो चूज़ करेंगे एग्ज़ाम देने के लिए उसमें चेंज नहीं होता है, और सारी डिटेल करेक्ट डाली जाए आपके द्वारा फॉर्म भरते समय। और एग्जामिनेशन के दौरान आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या चिट्स ना ले जाएं, ये सब कुछ पहले ही आपको बता दिया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। इसमें आपके जो है अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम में कोई भी जो है ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम अराइज करते हैं जो कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के जो है अगेंस्ट है।
तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस। देखिए सिलेबस ऐसा है, सबसे पहले यहाँ पे पेपर 2 जो है मेंस एग्जामिनेशन का, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट होगा, उसके लिए जो सिलेबस है वो माइक्रोबायोलॉजी आएगा, जिसमें आपको ये सब पढ़ना होगा। जैसे सेल्स और ये सब आपने स्कूल टाइम में 10th-12th लेवल में पढ़े होंगे, कभी उससे पीछे की क्लासों में भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और ये सब चीज़ें आपसे बायोटेक्नोलॉजी में पूछी जाएंगी। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये सारा होगा। सेम बायोकेमिस्ट्री में जो है आपका सिलेबस ये रहेगा, सेल स्ट्रक्चर और यहाँ पर फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सारा कुछ सिलेबस में रहेगा। तो ये आप ऐसा आपको सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री है, एलिजिबिलिटी है, उसी में आप अप्लाई करें, उस सिलेबस को प्रिपेयर करें और फाइनली वही जॉब आपको जो है यहाँ से लेनी है। तो ये पूरा सिलेबस है, पोस्ट वाइज सिलेबस है सारा, पूरा नीचे तक अगर आप देखेंगे तो पूरा सिलेबस ही है। देखिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, मैं एक बार इसको दिखाना चाहूँगा। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरा सिलेबस है, उसके अंदर अलग अलग पोस्ट का है, जो कि आपको बताया भी हुआ है कि आपको एक पोस्ट के लिए पढ़ना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे 14 पोस्ट थे। लास्ट पोस्ट अगर यहाँ पर मैं बताऊँ, 14 पोस्ट जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है, जिसमें आपका टेक्सटाइल फाइबर से रिलेटेड टॉपिक है, जिसके अंदर सब टॉपिक जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइबर, फॉर्मिक पॉलीमर्स, ग्रोस एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। तो ये सब आपका जो है सिलेबस रहेगा। तो ये पूरी चीज़ें थी, हमने सिलेबस, एज लिमिट, पैटर्न, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, हमने ऊपर जैसे डिस्कस किया कि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। मेनली यहाँ पर अगर आप देखेंगे फीस और सब कुछ, अगर फॉर्म की बात करूँ तो फॉर्म यहाँ पर आप 14 जुलाई से अप्लाई कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा था इस जॉब से रिलेटेड पूरा नोटिफिकेशन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी सारा कुछ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, जिससे कि आप आसानी से इस जॉब के बारे में सब कुछ जो है जान पाएंगे। तो हम इस वीडियो को अब यहीं करेंगे एंड इसी इंफॉर्मेशन और इसी जानकारी के साथ मिलेंगे आपसे फिर कभी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।